लाडली बहना योजना के बारे में, तो मन में भाव इसलिए पैदा हुआ था कि मेरी बहनों को अगर हर महीने एक निश्चित पैसे उनके खाते में आएंगे तो छोटी छोटी जरूरत के लिए मेरी बहनों को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आंखों में आंसू नहीं लाने पड़ेंगे। नहीं तो सावन का महीना आ रहा है, भैया के घर जाना है तो भतीजे दौड़ेंगे, बुआ जी आई है हमारे लिए क्या लाई है, तो कई बार इस शर्म में ही नहीं जाती थी कि यार पैसे नहीं कहा, क्योंकि पतिदेव से कई बार मांगो तो दे देते थे, कई बार कहते जब देखो मांगती रहे नहीं है मेरे पास, तो मुंडी नीचे लटका के रह जाती थी। हमने कहा बहने दूसरों पर निर्भर काहे को रहे, दूसरे के ऊपर निर्भर जो रहते हैं पराधीन सपनों सुख नहीं, अगर सीधे इनके खाते में पैसा आ जाए तो जब जरूरत पड़ेगी निकालेगी और खर्चा करेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, किताबें खरीदेगी, सिलाई मशीन लाएगी, दूसरे काम ढूंढेगी, अपना काम धंधा भी शुरू कर देगी। मेरी बहनों तुम्हें प्रणाम करते हुए आज मैं इसलिए खुश हूं कि ये योजना केवल मध्य प्रदेश में नहीं चल रही, अब पूरे भारत में अलग अलग नाम से लाडली बहना लागू हो गई है और बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं, तो पूरे देश की बहनों का फायदा हो गया। हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी भी इस योजना को जो चालू की थी मैंने उसको लगातार चला रहे, और चिंता मत करना अभी 1500 है, धीरे धीरे कितने होंगे, अरे याद है कि भूल गए सब, कितने होंगे 3000 तक जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, तो बहनों का कल्याण होगा। लेकिन और 3-4 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक, अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमारे इस पूरे क्षेत्र में गोपेश्वर कुंडा और आसपास सड़कों की कमी थी, तो मैं गांव का भी मंत्री मैं हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही बनाया, खेती का, गांव का, तो हमने इस बार 40 सड़कें एक ही विधानसभा में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी की साथ ही विधानसभा में 40 सड़कें इसी साल दी है, ताकि छोटे छोटे गांव भी सड़कों से जुड़ जाए और आपको बरसात में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। अब 100 करोड़ रुपया उन सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से दिए हैं। अब उन सड़कों के टेंडर होंगे, प्रक्रिया पूरी होगी, फिर वो सड़कें बनना शुरू होगी। लेकिन केवल इतने नहीं, मेरी बहनों जिनके पास अभी भी पक्का मकान नहीं है, कच्चे घर है, कच्चे घर में रह रहे हैं, उनका भी सर्वे पूरा हो गया है। कमल जी, ये सर्वे यहाँ के सबका हुआ है ना, रमासिया, सतकुंडा, गोपेश्वर, धनियास, खेड़ी, आसपास जितने भी गांव, और अभी भौतिक सत्यापन हुआ कि नहीं अभी, तो वो भौतिक आप भी यहाँ बैठे पार्टी के सब लोगों से, अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब, ये भौतिक सत्यापन चल रहा है मकानों का, मतलब घर जाके देखेंगे उसमें कहीं बदमाशी नहीं हो जाए कि नीचे कोई गड़बड़ ना करे नीचे वाला, नहीं तो कच्चे का पक्का कर दे, पक्के का कच्चा कर दे। अब ये भी बड़ा डर बना रहता है कि नीचे जो देखने जाए वो गड़बड़ कर दे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो एक बार इसकी मॉनिटरिंग भी आप लोग करें, और जितने कच्चे मकान वाले हैं, चाहे वो रमासिया में हो, सतकुंडा में हो, गोपेश्वर में हो, मैं खुद लूंगा जाके, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं मेरी बहनों, ए बहन मैं खुद ही आऊंगा हाथ में, और कोई हाथ में मत दइयो, नहीं तो चली गई तो मैं ही आऊंगा, चिंता मत करो, जल्दी नहीं जाऊंगा आज। तो वो सत्यापन करके एक अपनी टीम भी सत्यापन करे, बूथ की टीम भी देखे ना, तो ढंग से हो जाए। उसके बाद अभी भी पिछले साल 9 लाख मकान मध्य प्रदेश सरकार को दिए थे, इस बार भी जितने मकानों की जरूरत होगी पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे, कोई को कच्चे घर में नहीं रहने देंगे। इस पे भी अपन काम कर रहे हैं। तीसरी एक समस्या और है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा जिला प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूंगा। कई के पास पट्टा नहीं है, अभी एक बहन आई थी मेरी, वो दे गई कि बहुत दिनों से रह रहे हैं लेकिन पट्टा नहीं है, वो वन भूमि वाले परेशान कर रहे हैं उनको, तो एक पट्टे कौन कौन के नहीं है, क्योंकि मकान तब मिलेगा जब अपने पास जमीन खुद की हो, उस पर मकान बना सके। तो ऐसे भी आप एक बार आप भी मेहनत करें, जिनके पास खुद की जमीन ही नहीं है तो उसकी भी कुछ कोशिश करेंगे अपन, ताकि उनके मकान बन जाए। मेरी बहनों, मेरी हसरत है कि मेरा कोई भांजा भांजी टूटे घर में ना रहे, बरसात में घर में पानी चूरा है तो रात रात भर बैठे रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती, लपटों में तप रहे हैं, सर्दी में ठिठुर रहे हैं। हम वो दृश्य बदलना चाहते हैं मेरी बहनों, हर एक बहन के पास पक्का छोटा सा हो लेकिन पक्का घर हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने वो काम मुझे सौंपा है, तो उस काम को भी करेंगे। एक तीसरी बात और मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि अब अपन को गरीब नहीं रहना मेरी बहनों, गरीबी अभिशाप है, और हम थोड़ी मेहनत करें तो हम गरीबी से ऊपर उठ सकते हैं। और इसके लिए एक योजना है, वो भी मेरे जिम्मे ही है, वो एक ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब स्व सहायता समूह बनाना है हमको। तो यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ। समूह की बहनें, समूह वाली बहनें, तो मेरी समूह की कुछ बहनें बैठी हैं। कमल जी, एक अभियान चले, जो बहनें अभी स्व सहायता समूह में नहीं आई उनको शामिल करना है। इस पूरे इलाके में कोई बहन को नहीं छोड़ना है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ना आई हो। हम समूह बनाएंगे बहनों के, 10-10, 12-12 बहनों के गांव में समूह, और एक गांव में कई समूह बन सकते हैं, और वो समूह बना के हम उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा वो जमा करेंगे, फिर बैंक वाले मित्र बैठे
तो फिर हम रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था करेंगे और आप जो काम धंधा सीखोगे उसमें आपको पैसा दिलवाएंगे और आपका नया काम धंधा समूह के माध्यम से चालू करवाएंगे ताकि आप 4 पैसे कमा सके नए काम धंधा करके। बोलो होना चाहिए कि नहीं है? सब बहने जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? ये जरूरी है क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। जीने के लिए रुपया तो चाहिए, बिना उसकी जिंदगी चलती नहीं है। और वो तरकीबें और तरीके बताने में तुम्हारे पास मेरी बहनों आया हूं। हम मिलकर सब समूह के माध्यम से धीरे धीरे बहने काम धंधों से लग जाएं, उसकी कोशिश करेंगे। उसकी भी एक ठीक योजना भारत सरकार की तरफ से भी कमल हम एक ठीक योजना बनाएंगे हम, ताकि इस क्षेत्र में कोई बहन बिना स्व सहायता समूह के ना रहे और कोई ना कोई काम करे। तो सड़क हो गए, मकान हो गए, रोजगार हो गए। अब एक काम और मैं चालू कर रहा हूं, मेरे भांजे भांजी जो पढ़ लिख लिए और लिखने पढ़ने के बाद फिर नौकरी शासकीय लग नहीं पाती, और उस कारण भी नहीं लग पाती कि जब वो परीक्षा देते हैं तो पास नहीं हो पाते। मैंने अभी पिछले दिनों विदिशा में मामा कोचिंग क्लास चालू करी है और जल्दी रायसेन में भी मामा कोचिंग क्लास हम चालू करने वाले हैं। मामा कोचिंग क्लास में फ्री में पढ़ाई बच्चों की होगी। जितनी भी पुलिस की भर्ती हो, शिक्षा विभाग की भर्ती हो, अपनी पीएससी की परीक्षा हो, सब परीक्षा के लिए बच्चों को हम पढ़ाएंगे फ्री में। और पढ़ाने के बाद जो बच्चे जितने वहां आएंगे, रायसेन में जगह देख लिया ना, रायसेन में जगह देख ली, फाइनल करके जल्दी करेंगे। और ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, मतलब घर पे भी चाहे तो वो मोबाइल पे भी उससे पढ़ सकते हैं। तो एक कोशिश ये रहेगी कि हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं, सरकारी नौकरी में परीक्षा देने जाएं तो उनकी अच्छी पढ़ाई में करवा दूं ताकि मेरे भांजे भांजियों का सिलेक्शन सरकारी नौकरियों में भी हो सके। एक रास्ता तो यह है मेरी बहनों। दूसरा रास्ता स्वरोजगार की योजनाओं का है, तो उसका भी एक मॉडल हम बना रहे हैं कि दूसरे काम धंधे में भी हमारे भांजे भांजी कैसे जा सकते हैं स्वरोजगार की योजनाओं में। तो उसकी भी कोशिश करेंगे ताकि कोई ना कोई रोजगार से धीरे धीरे हमारे बच्चे लग जाएं। सरपंच भाइयों, आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि अभी जो निधि से पैसा आता है वो तो पिछले साल भी दिया था, जो जरूरत पड़ेगी तो जितना संभव है करेंगे। लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी, उसका मंत्री भी मैं ही हूं। विकसित भारत जी राम जी योजना आ रही है, कमल भी यहां देख रहे होंगे, 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। उसी योजना के अंतर्गत आप गांव में कोई भी चीज बना सकते हो, गांव में तय कर लो। आपको स्कूल भवन बनाना है, आपको आंगनबाड़ी बनाना है, आपको कोई सड़क बनाना है, आपको खेत की सड़क बनाना है, तो उसमें हर साल पैसा आने वाला है। अभी राज्यों को हम फंड आवंटित कर। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 10 बड़े ऐलान। साथ ही आज उन्होंने जो है लाडली बहना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है कि लाडली बहना के खाते में 3000 रुपये आने वाले हैं। जल्द आएंगे। मोहन यादव जी के नेतृत्व में लाडली बहना लगातार चल रही है। और इस महीने जो लाडली बहना योजना की किस्त आएगी वो 9 तारीख यानी कि 9 जून को लाडली बहना के खाते में 1500 रुपये जारी होने वाले और 3000 रुपये तक मिलेगा। साथ ही 3 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ आवास गरीब लोगों को मिलने वाले। सर्वे का काम पूरा हो गया। पहली किस्त जो है 40,000 रुपये की जारी की जाएगी। साथ ही लखपति दीदी योजना को लेकर उन्होंने कहा है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये बहनों की आमदनी करवाई जाएगी। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त को लेकर बड़ी ऐलान। जो फसल बीमा की दूसरी किस्त आनी है 8,000 करोड़ रुपए, वो अब इसी महीने जून में डलेगी। ये भी उन्होंने बताया है। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया किसान भाइयों। सरकार पैसा लगाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत विजनरी लीडर है। वो बहुत पहले बहुत दूर की सोचते हैं। भगवान का वरदान है वो भारत को, और इसलिए उन्होंने भी आह्वान किया कि एक बार देखो तो कितने खाद की जरूरत है, फालतू तो नहीं उड़ रहे। और इसलिए ये, और फालतू डालने से धरती को नुकसान है। आज तो अपन डाल रहे हैं, फसल पैदा हो रही है, कल डालते डालते कई जगह ये हालत पैदा हो गई कि ज्यादा खाद डालो तो भी पैदावार नहीं हो रही, धरती की उर्वरा क्षमता खत्म हो रही है। अच्छा मेरी बहन और भाइयों बताओ, ये धरती क्या केवल अपने लिए है? आने वाली जो पीढ़ियां हमारे बच्चे हैं, इनके लिए धरती नहीं है क्या? और इनके भी बच्चे कल होंगे 25 साल 30 साल बाद, उनके लिए नहीं है क्या? क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि आज ही चूस लो पूरी धरती, आज ही निकाल लो सारे तत्व और बच्चों को ऐसे छोड़ जाओ कि जिसमें कोई चीज पैदा ही नहीं हो? बताओ ये समझदारी है क्या? हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा भाई? मेरी बहना, अपने आने वाले बच्चों का क्या होगा? और इसलिए धरती को ऐसी हालत में छोड़ना है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न उत्पादित कर सके। देखो तुम में से कोई और मैं भी अमर होकर नहीं आए, परमानेंट नहीं आए। ऐसा थोड़ी कि अपन को 2-5 हजार साल जिंदा रहना है। कितने साल रहना है अपन को बताओ? अरे ज्यादा ज्यादा 100 साल। 100 तो कोई जाता नहीं, तो 90 में निपट जाते हैं, 80 में ही निपट जाते हैं, कोई 70 में, और कोरोना आ गया, कोविड मोविड, तो 20-25 साल ही निपट जाते हैं उसमें। तो परमानेंट थोड़ी है मेरे भाइयों और बहनों। ये दुनिया परमानेंट घर नहीं है, धर्मशाला है। जब तक वो चाहेगा नाच नचाएगा, जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा, मुट्ठी बांधे हाया है और हाथ पसारे जाएगा। क्या बचेगा?
तो अपन इतने स्वार्थी काहे को कि आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करें। और इसलिए हमको सोच समझ के, देखो ये तो रमासिया गांव है, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये तो रमासिया है। और इसलिए हमने तय किया ये रमासिया हो, गोपेश्वर हो, सतकुंडा हो, धनिया घेड़ी, इसी इलाके में इस कार्यक्रम को करेंगे। और ये ऐसे कार्यक्रम खत्म नहीं होगा, मेरे तीनों संस्थान के वरिष्ठ बैठे यहाँ कई तरह के प्रयोग करेंगे। एक तो मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे। क्या एक चीज ये तय कर ले भाई, सॉइल हेल्थ कार्ड सबके बनना चाहिए कि नहीं? अपने खीसा में धरो रहे ऐसो निकाल के देखा कितना जिंक, कितना पोटास, कितना बोरान, और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उत्ते डाला, तो पैसा भी बचेंगे, धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे। दूसरे उन्नत खेती करना, अभी अपन ने कृषि मेला किया था तो उसका पूरा रोड मैप बन गया, परसों उसकी मीटिंग होने वाली है। लेकिन उसके पहले हमारे मैकेनाइजेशन के मेहता जी आए हैं। भाई वो जो लेबलर है, आप कह रहे थे लेबर लेबलर, एक बार यहाँ चलाओ भैया, सबको बताओ उसको, ठीक है भिजवा दूं, तो एक बार यहाँ चला के उसको बताएंगे, जहां सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, सोयाबीन कैसे लगाना है, तो सोयाबीन वाले निदेशक खड़े हो जाएं। भैया देखो सोयाबीन में नुकसान बहुत हो रहा है, रोग भी लग रहा है, गल भी जाता है, इस साल तो पानी की कम संभावना है। तो आपकी टीम एक बार सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग देगी, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेशन करना है, हो मंजूर तो बोलो हाँ भाई। हाँ, तो सोयाबीन का भी डेमोन्स्ट्रेशन करवा दें किसान भाइयों, कैसे लगाना चाहिए। कई बार अपन तो बीज लाओ, उपचार के करो ही नहीं वाको, और थोड़ी सी छाटा पीटी करी और उड़ जाओ। अब उड़ तो उड़ परमेश्वर, नहीं उड़ तो मत उड़, देखा जाएगा। और जब मैं मुख्यमंत्री था तो जरा नुकसान हो गया तो लाओ, तो मैं भी ले आता लेकिन अब अपन बोई सावधानी से। तो कैसे बोना चाहिए सोयाबीन, क्या कौन कौन सी फसल बोते हैं? एक तो धान बोएंगे अभी जो बरसात वाली खरीद की, और मूंग तो अभी आ गई है। यहाँ धान और सोयाबीन देखो दो फसल हो रही है, तो दोनों के डेमोन्स्ट्रेशन होंगे साहब। एक सोयाबीन का आप करेंगे, सोयाबीन वाले कौन है किसान, जरा हाथ उठाओ, सोयाबीन जो बोएंगे बहुत कम है, लेकिन इनकी सूची बन जाए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वहां के सोयाबीन का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अच्छा तोड़ मोड़ कोई बोल रहा होगा, खत्म ही हो गई अब बिल्कुल परमेश्वरी। तोड़ कौन कौन बोल रहे हैं? दाल तोड़ इधर खत्म ही हो गई, तो तुअर उड़द अरहर खत्म, मामला साफ। यहाँ तो सोयाबीन लगाते थे, अब धान पे आ गया सब लोग। एक आध कोई किसान तैयार हो तो मैं उसका भी आदर्श वो भेजूंगा, कैसे हो सकता है ऐसी जमीन जो ऊंची नीची हो, जरा कोशिश करके देखो कोई। हाँ करेंगे तो उनकी जरा सूची बनाना। मैं अच्छा बीज फ्री में दिलवाऊंगा, ठीक है? अच्छा बीज, बढ़िया वाला बीज, और कैसे बोना चाहिए दलहन मिशन के अंतर्गत। भाई एग्रीकल्चर के वो हमारे बैठे ना महेश, यहाँ पूरा दलहन मिशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन 5-7 जितने किसान करे भाई, एक बार करेंगे। बीज तो आगे होंगे कि नहीं आए अभी? अब डिप्टी डायरेक्टर ऐसा नहीं कि घर ही बैठे रहे और जब बोनी हो जाए तब लाए बीज देखे। कहाँ है डिप्टी डायरेक्टर साहब? सोयाबीन का बीज आ गया है। सोयाबीन का आ गया है, कितना आया? अभी सर लगभग 150 कुंटल आया। यहाँ क्लस्टर बेस पे देते हैं, सक्सेगंज, सिलवानी और वहाँ देते हैं अपने बेगमगंज में। हाँ। और बाकी जगह पूरे जिले में हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। अब यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देना है जी सर, आज यहाँ 10 किसानों को दे भी रहे सर, डेमोन्स्ट्रेशन का बीज भी दे। तो ये बीज देखो एक अच्छा बीज, और बीज के बाद बीज को उपचारित करते हैं, वो कौन बताएगा? बीज को उपचार करके मिला के एक दवाई मिलाते हैं वैसे, जिससे बाकी रोग ना लगे, तो उपचारित करके बोलते। तो हम दाल में क्या लगाएंगे? तुअर लगाएंगे, और तुअर ही लगाएंगे ना। उधर हाथ उठाए साहब, दलहन मिशन वाले कहाँ हैं? इधर आओ, क्या लगाओगे जल्दी बताओ, इधर आओ, आगे आ जाओ थोड़े किसान तुम लोग। हाँ क्या क्या लगाते हो तुम बताओ ना भैया, क्या लगाते हो बताओ। आप तो सोयाबीन का अलग करेंगे, सोयाबीन का आप करवाएंगे। सुनील सोयाबीन का कैसे बोना चाहिए कायदे में, उसका डेमोन्स्ट्रेशन लगवाएंगे। एक जरा ढंग से सूची बन जाए सब, तो उसका इंतजाम करके सिखाने, मतलब बताने आए, सीखे तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से क्या क्या करना चाहिए वो बताने आएंगे। वैसे ही तुअर कौन लगाएगा? 1-2-4 किसान तैयार हो कोई तुअर के लिए, नीचे नीचे खेत में चलेगी, तो ये लगाएंगे। उनकी भी सूची एक बार ढंग से बन जाए। उप संचालक महोदय और सीओ देखेंगे, उनकी भी सूची बन जाए, तो दलहन वालों को भेजकर अपन वो ठीक से लगवाएंगे। सोयाबीन का बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ होगा तिलहन मिशन का अपना, तो सोयाबीन कैसे लगाना चाहिए, बेड पे भी लगाने वाला वो प्रयोग भी करना चाहिए, और नहीं तो वो गल जाता है। और बीज उस हिसाब से बांटेंगे अपन, ठीक है, ताकि जरूरतमंदों को ढंग से मिल जाए। तो एक तो ये हो गया अपना डेमोन्स्ट्रेशन वाला मामला। धान कौन कौन लगा रहे हैं? धान बहुत है भैया, जब पानी थोड़ा कम करन मारो, जब ध्यान रखियो। बारिश मौसम विभाग ने कहा है कि 90% ही होगी, तो जरा आप बहुत सूखी साखी जगह मत लगा देना, नहीं तो फिर पानी कहां से लाएंगे। लेकिन वो अपने विवेक पे, मैं मना नहीं कर रहा कोई को, लेकिन बहुत अगर ऐसा इलाका हो कि जहां पानी नहीं हो
तो वहां अभी का अनुमान है कि कठिनाई जा सकती है। कल उस पर मैं दिल्ली में मीटिंग कर रहा हूं, अल नीनो के प्रभाव पर बहुत बड़ी मीटिंग कर रहा हूं, तो वो भी जानकारी दूंगा। लेकिन धान वो हाथ से लगाने के बजाय, कहा मेहता जी आपने जो मशीन बनाई है, दो तरह की चीजें हैं। एक सीधे, इस मौसम में तो सीधे नहीं लगती होगी ना,